हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर स्वागत है सभी लोगों का। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आपका शेड्यूल डिसाइड कर दिया गया है। मॉर्निंग शो में आपको करंट अफेयर्स, हिंदी और रीजनिंग की वीडियो मिलेंगी। इवनिंग शो में आपको मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें मॉर्निंग शो का समय है आपका 7 से लेकर 9 बजे तक और इवनिंग शो का समय है आपका शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक का। तो इसको नोट कर लीजिए और इसी समय पर डेली क्लासेस जो है वो अपलोड की जाएंगी। दोस्तों PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए यहाँ पर गो डिजिटल स्टडी। वहाँ पर जाकर जो है ये नीले वाला जो आइकन है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स, ई बुक्स और जो आपको पढ़ाते हैं इसका PDF जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो और नेक्स्ट आपको देखते हैं, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को अपलोड करते हैं, आप वहाँ पर भी फेसबुक पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो आज से हमने सीरीज स्टार्ट किया है यूपी बीएड एग्जाम्स के लिए। आपका 25 प्रैक्टिस सेट वो सभी विषयों के लिए अलग अलग प्रोवाइड किए जाएंगे। 25 के हिंदी के, आपका मैथमेटिक्स के और सभी विषयों को जो भी इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 2000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस प्रकार से। डेली इसमें 40 क्वेश्चन हुआ करेंगे। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पहला वीडियो है साइंस का। हिंदी का पहले अपलोड किया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा लेते हैं। यहाँ पर रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। देखिए रेडियो एक्टिव जो परिवर्तन में कौन सी चीज़ भाग लेती है? परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, नाभिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेडियो एक्टिव परिवर्तन में भाग लेता है आपका परमाणु का नाभिक, जिसके कारण जो है इफेक्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण रेडियो एक्टिविटी इफेक्टेड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव किसका गुण है? तो रेडियो एक्टिव किसका गुण है? जब नाभिक भाग लेता है तो परमाणु का ये आपका नाभिक ही गुण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिवता ये नाभिक का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो धर्मिता की खोज। अब देखिए बात आती है W.K. रॉन्डेंट की। रॉन्डेंट का पूरा नाम W.K. रॉन्डेंट है और इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्सरे की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है। आइंस्टीन का आप जानते हैं ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण में इन्होंने संबंध स्थापित किया था, E = mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा की भेदन शक्तियाँ अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा होती है आपका गामा की, तो गामा सबसे पहले, उसके बाद आपका बीटा आता है और उसके बाद क्या आता है आपका अल्फ़ा आता है। अच्छा इसमें देखिए कंफ्यूज मत होना आप, यहाँ पर भेदन शक्तियाँ पूछा है, याद रखिएगा। भेदन पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके भला? जो आयनन क्षमता के। ठीक है, याद रखिए आयनन क्षमता, इसमें जिस प्रकार से गामा की सबसे ज़्यादा होती है भेदन क्षमता, तो गामा की उधर कम होती है। ठीक है, यहाँ पर ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा, बीटा और अल्फ़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गामा, बीटा, अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम के द्वारा मनुष्य के अंदर वो ब्लड की जो प्रवाह की दर है उसको मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? कोई पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थ है तो उसमें जब तक गामा उत्सर्जित होती हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा किरणें और गामा किरणों और ऑक्सीकरण के कारण उस पर जो है वो इफेक्टेड होता है वो। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा उत्सर्जन के कारण जो है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बर्बर बॉन ब्राउन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया या फिर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। नाभिकीय हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए यहाँ पर देखिए हॉर्न ने की थी आपका परमाणु की खोज, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा नापी जाती है? आपका ये आपका गिगर मूलर काउंटर, आपने पढ़ा होगा, गिगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? देखिए विमंदक यानी मंदक, इस मंदक का कार्य क्या होता है? ये आपके रासायनिक अभिक्रिया की गति को जो है वो कम कर देता है। प्रशीतक उसको ठंडा रखता है। तो उसका कौन यूज़ किया जाता है इसमें? तो इसमें यूज़ किया जाता है आपका भारी जल। अच्छा भारी जल को कहते हैं क्या है? आपका D2O कहते हैं। और उसका रासायनिक नाम यदि पूछे जाए तो इसको क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं भारी जल को, ठीक है, हैवी वाटर को। इसका काम क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये भी आपका विमंदक के लिए किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों की अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, उनको अपने हिसाब से करने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, भारी जल का यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ताकि अभिक्रिया जो है वो सही हिसाब से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण उत्सर्जन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य ऊर्जा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन से। परमाणु बम में होता है आपका नाभिकीय विखंडन, तो इसके कारण सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ये आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परमाणु शक्ति संयंत्र आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मैंने आपको भी ऊपर बताया था जब बात चली थी आपका हाइड्रोजन बम की, तो परमाणु बम का आविष्कार किया था आपका ऑटो हॉर्न ने। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपका यूपी बीएड के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो हम लगातार बने रहेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ थ्योरी के माध्यम से मैं भी आपको बीच के प्रैक्टिस सेटों में समझाऊंगा। कुछ आपका 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है कुछ, क्योंकि पूरा कवर कर पाएंगे हम इसमें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस को जारी रखने के लिए हमें न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले रेडियो एक्टिवता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका हेनरी बैकरोल ने। हेनरी बैकरोल ने आपका रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण होता है? देखिए आप रेडियो कार्बन डेटिंग का वर्क क्या होता है पहले इसको आप समझ लीजिए। रेडियो कार्बन डेटिंग का वर्क होता है, मान लीजिए कहीं पर कोई चीज़ बहुत पुरानी चीज़ मिली है और उसकी आपको आयु पता लगानी है कि ये कितनी आखिर ये कितनी पुरानी है ना, उसकी समय किस समय से जो है अस्तित्व में है, तो इसका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग का। मान लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी आपको आयु पता लगानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जीवाश्म की आयु निर्धारण कराने में जो है वो कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जिस प्रकार से जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वो कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया गया है उसमें भी यूरेनियम डेटिंग का ही जिक्र आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रणाली क्या है
क्या कहलाती है? जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काम निर्धारित करने के लिए रेडियो एक्टिवता का प्रयोग करती है। देखिए कह रहे हैं कि वह प्रोसेस क्या कहलाता है? जो प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से भी बहुत पुरानी पदार्थों, जो पुराने पदार्थ हैं, इतिहास से भी बहुत पुराने पदार्थ हैं, उनका काम निर्धारित करने के लिए रेडियो एक्टिवता का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जाएगा आपका यूरेनियम काल निर्धारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शंस आपके स्टेनियम, फ्रांसियम, टाइटियम या फिर जर्कोनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को पता होगा। जर्कोनियम ये आपका रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम या फिर पोलोनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम से हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आपने कई बार आप अपने आसपास महसूस भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका पोलोनियम, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके खोजकर्ता का देश, यानी कि ये पोलो देश के जो निवासी थे, उन्होंने जो है इसको खोज की थी इसकी, उसके नाम पर ही इनका रखा गया, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण किसका है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण है आपका अल्फा किरण का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण आपका अल्फा रेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से में बदल जाते हैं? सभी जो देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने भी होते हैं, ये इनके आपका कम होने के पश्चात या क्षय होने के पश्चात, इनका काम होने के पश्चात में ये आपका शीशे के रूप में, यानी कि लेड के रूप में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? मैंने आपको ऊपर बताया था, जिसकी भेदन क्षमता सबसे कम होगी उसकी ही आयनन क्षमता सबसे अधिक होगी। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि भेदन क्षमता का जो अवरोही क्रम था वो गामा, बीटा और अल्फा था, यानी कि इसकी सबसे अधिक है और इसकी कम है और इसकी उससे कम है। तो यानी कि सबसे कम इसकी भेदन क्षमता अल्फा की है, तो सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होगी? अल्फा की होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? क्या पूछा था? अभी ऊपर अधिक था तो इसमें कम पूछा था। हमने ऊपर लगाया था, देखिए गामा, बीटा और अल्फा। अब एक क्रम याद कर लीजिए कोई सा भी, या तो आयनन क्षमता का क्रम याद कर लीजिए, तो आयनन क्षमता का क्रम होता है अल्फा, बीटा और गामा, और या फिर आप भेदन क्षमता का याद कर लीजिए तो ये होता है गामा, बीटा और अल्फा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सी किरण जो है वो आयनन क्षमता उसकी सबसे कम होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है कम से कम किसकी हो जाएगी? आपका सबसे अधिक तो इसकी होती है अल्फा की, सबसे कम हो जाएगी आपकी गामा की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। गामा किरण सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार के यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो देखिए भेदन क्षमता मैं आपको बता रहा था, गामा, बीटा और अल्फा, ये होता है इसका अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है आपका गामा की, उससे कम बीटा और उससे कम सबसे कम होती है आपका अल्फा किरण की। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे अधिक जो है किसकी होती है, तो ये गामा की हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गामा किरणें किससे बनी हुई होती हैं? तो गामा किरणें किससे बनी हुई होती हैं आपका? मैसन कण से, न्यूट्रॉन कण से, हिग्स बोसन या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा बनी हुई होती हैं गामा किरणें। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो कि बीटा किरणें जो है किसका अपरूपक है? आपका इलेक्ट्रॉन का अपरूपक है। इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? आपका माइनस का आवेश होता है, ठीक है। तो ये आपका बीटा किरणें भी किस प्रकार का आवेश वहन करेंगी? ऋणात्मक आवेश वहन करेंगी, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, बीटा किरणें किसका अपरूपक है? आपका इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो बीटा किरणों पर भी आवेश कैसा होगा? वो ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
जाएगा, बी सही हो जाएगा ऋणात्मक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन का समरूप है। इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, बीटा किरणें इसका समरूप होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीटा कण। बीटा कण जो है वो अल्फा के वो होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो आपका मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टरों में, दूसरा आपका जो है वो प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर नियामक यहाँ पर दे रखा है, देखिए नियामक मतलब नियम से निर्धारित करने के लिए, उसका क्रम, मतलब हम चाहते हैं कि अभिक्रिया धीरे धीरे हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नियामक आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसमें कंट्रोलर के रूप में है ना, कंट्रोल करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो नियामक यहाँ पर उसी का मीन्स दिया हुआ हिंदी में। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। परमाणु रिएक्टरों में क्या कौन सा ईंधन चलता है, तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन चलता है आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में सबसे ज़्यादा जो ईंधन का यूज़ होता है वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का यूज़ और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज़ ये आपका प्रशीतक के रूप में और विमंदक के रूप में, यानी कि विमंदक नियामक के रूप में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनका काम क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट कार्बन होता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इन दोनों का यूज़ जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों की गति को जो है वो कुछ हद तक कम कर देते हैं। और उनका यदि ज़्यादा यूज़ करेंगे आप तो अपने अनुसार उनका जो है यूज़ किया जाता है नाभिकीय रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने में, ताकि उनका वो कम या ज़्यादा जो है वो कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेप अस्त्र है। मतलब प्रक्षेप अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, मतलब कह सकते हैं कि मिसाइल। देखिए भारत में बना हुआ कौन सा ऐसा मध्यवर्ती परास है जो कि परमाणु क्षमता को ले जाने के लिए सक्षम है। तो इसका आपका एकमात्र वन एंड ओनली ये भारत का अग्नि मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अग्नि मिसाइल भारत का ये परमाणु क्षमता योग्य मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय क्या जनक किसे कहा जाता है। आपका ज्यामितीय का जनक कहा जाता है आपका यूक्लिड को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है वैसे। जब यूक्लिड की परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी, यूक्लिड की प्रमेय आपने पढ़ी होंगी क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक के या BSc तक जो है वो आपका यूक्लिड का कई सारे चैप्टर्स आते हैं। तो ये ने कहा जाता है ज्यामितीय का जनक, ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। शुरू में घटता है उसके बाद बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शन होता है आपका प्रतिरोध के, ठीक है, आर के प्रोपोर्शन होता है। तो यदि टी घटेगा तो क्या होगा, आर भी घटेगा, और टी यदि बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो यानी कि टी और आर एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। तो ये भैया ये कह रहे हैं कि टी घटने के साथ साथ हम कहेंगे आर भी घटेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, लियोनार्डो डा विंसी, डेनिस गेसान, जोसेफ अस्पर्डीन, पर्सी एल स्पेंसर। तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जोसेफ अस्पर्डीन। ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें सही है। जोसेफ अस्पर्डीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित मिसाइल कौन सी है। तो भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली सफलतापूर्वक मिसाइल है आपकी पृथ्वी मिसाइल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी मिसाइल। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। ऑप्शंस आपके देख लीजिए, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो हम कहेंगे कि द्रव्य का
ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वो सारी ऊर्जा जो है वो एक धमाके के साथ जो है वो बाहर निकलती है। उसमें रेडियो एक्टिव किरणें भी होती हैं, रेडियो एक्टिव सक्रिय किरणें होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं। उसके कारण जो कहते हैं कि परमाणु बम एक खतरनाक चीज़ होती है, मतलब मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए वो चीज़ खतरनाक है। रेडियो एक्टिव तत्व उसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, ये थे आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ऐसे ही सीरीज़ के लिए मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इस प्रकार का वीडियो और चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे मैंने निश्चय किया है कि आपको 25-25 प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको कराऊँगा ही। क्वेश्चन मुझे बताइएगा, कुछ क्वेश्चन आपके लेवल कैसा रहा, टफ लेवल था कि आपका ईजी लेवल था, किस प्रकार का लेवल आपको यहाँ पर लगा है क्वेश्चनों का, ये मुझे अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके रिव्यू की प्रतीक्षा करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अपने जो कमेंट का रिव्यू कमेंट यहाँ पर करेंगे, अपना अनुभव साझा यहाँ पर करेंगे। तो मैं भी लूँगा आपसे दोस्तों ऐसे ही एक अदर प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।